गुड मॉर्निंग ऑल बीपीएससी स्टूडेंट। तो आपको पता है हमारा ना बिहार स्पेशल रिवीजन क्लास चल रहा था, तो हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लिए थे और अब हमारी मॉक की बारी है। तो हम मॉक लगाने के बाद हमारा पता चलेगा कि हमने जो भी रिवाइज किया उसमें क्या क्या गलत होने की संभावना है, तो वो जो गलतियाँ होंगी उसको हम सुधार करेंगे। तो चलिए आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे 1000 हिस्ट्री के क्वेश्चन दिए हुए हैं और आज हम क्या शुरू करने, तो मौर्य साम्राज्य आज हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग मॉक लगाना शुरू करते हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हो ये है मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य में हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कर चुके हैं, तो और सॉल्व करने के बाद हमें ये लगेगा कि हाँ हमने जो पढ़ा था वो हमें याद है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हो मैं आपको क्विकली यहाँ पे रिवाइज करवाने जा रही हूँ। तो ये आंसर आप देख सकते हो मैंने पहले से लगा रखा है, आप इसको अच्छे से सिर्फ देखते जाओ कि क्या क्या इसका आंसर होना चाहिए था, और पहले आप भी आंसर देने की कोशिश करो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारे हौसले जो है बहुत ही बुलंद होने चाहिए, हमारे उड़ान हमारे हौसलों से होगी और हम एसडीएम जरूर बनेंगे, अपना एग्ज़ाम जरूर क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य दिया हुआ है कि भारत में जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट आपका कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक ये जो मुद्रा राक्षस है इसकी विषय वस्तु क्या थी? तो ये जो मुद्रा राक्षस है इसकी विषय वस्तु आपको देखने को मिलेगी। इसका था एक आर्य राजकुमार और एक कबीले की महिला की प्रेम गाथा के बारे में मुद्रा राक्षस में लिखा गया है। नेक्स्ट आपका कि जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह क्या है? वह विशाख दत्त है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। नेक्स्ट आपका कि किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगास्थनीज भारत आया था। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूहों में बांटा था? तो ये 7 समूहों में मेगास्थनीज ने बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप में उल्लेख किया गया है। तो ये मेगास्थनीज की पुस्तिका इंडिका में किया गया है। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश दिया गया? तो ये शाहगौरा ताम्रपत्र है। नेक्स्ट आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? ये 500 युद्धक हाथी दिए थे। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, कौन से अभिलेख से प्रमाणित होता है? ये है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंह एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो चंद्रगुप्त ने इनको हराया था। नेक्स्ट है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो ये विलियम जोन्स ने की थी। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह है चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया, तो ये जस्टिन ने किया है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राज्य ने दक्कन की विजय की थी? तो ये चंद्रगुप्त ने किया था दक्कन की विजय। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः कहाँ पे है? तो ये लकड़ी का बना हुआ था। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र की किस शासक ने पहली बार जीता था? तो ये जीता था पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 21 नंबर, किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था? तो ये बिंदुसार के काल में डायमेकस भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है, ये अशोक ने कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प मतलब रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक का उल्लेखित है? ये कलंगनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित
में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ये अशोक ने किया था, अशोक से पता चलता है, अशोक के अभिलेखों से पता चलता है। नेक्स्ट है अशोक का रुम्नीदेयी स्तंभ संबंधित है, तो अशोक ने जो रुम्नीदेयी स्तंभ है ये संबंध है बुद्ध के जन्म स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सम्राट अशोक के राज्य देशों का सबसे पहले विघटन डिफाइसर किसने किया था? ये जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य मिला लिया था, और इसका कारण है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समष्टि के विचारों का कूट किया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 31 नंबर पे आते हैं कि अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख धम्म महामात्रों की भूमिका का उल्लेख करता है? तो ये शिलालेख 5 दिया हुआ है। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए थे, उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया था? तो देखिए फर्स्ट नंबर पे आएगा गया, गया के बाद आएगा आपका कुशीनगर, कुशीनगर के बाद आएगा लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद आएगा कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के बाद आएगा सारनाथ, सारनाथ के बाद आएगा श्रावस्ती। तो पहले आप देखो गया, गया के बाद कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उसमें सम्मिलित क्या था? तो आपको इसमें सम्मिलित जो है देखने को मिलेगा दूसरा 13वां शिलालेख, दूसरा 13वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत बता रहा है? तो ये बता रहा है कि ये स्थापत्य संरचना के भाग है, तो ये तो गलत है। सही क्या हो जाएगा कि इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये सही हो जाएगा। यह अखंड है, स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार है, ये सही हो जाएगा। गलत है इसमें कि ये स्थापत्य संरचना के भाग है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तित्व नाम का उल्लेख मिलता है? तो ये मस्की में मिलता है। किलंग युद्ध का विवरण हमें किस में ज्ञात होता है? तो ये 13वें शिलालेख में ज्ञात होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नमोलेख हुआ है? तो ये गुजरा में नमोलेख हुआ है। 38 नंबर क्वेश्चन कि अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन था? तो वो लौरिया नंदगढ़ का था। कौन था? लौरिया नंदगढ़ का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला था वह अनुराधापुर था। क्या था? अनुराधापुर था। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिम भाग में उत्कीर्ण राजयों के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपि का प्रयोग किया था? तो ये अरमाइक, ग्रीक और खरोष्टी लिपि हो जाएंगे। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? ये है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना था? तीसरे शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि गुजर लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नमोल्लेख किया गया कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के दातिया जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दातिया जिले में स्थित है। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? वह शिलालेख द्वितीय है। कौन है? शिलालेख 12 है। नेक्स्ट आपको देखा गया है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था। तो सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण किया गया था अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, तो अशोक का जो शिलालेख था वह प्राकृत भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाओ यहाँ पे 47 नंबर की, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वह है भारभू स्तंभ। कौन सा स्तंभ? तो भारभू स्तंभ। निम्न में से किस अशोक के अभिलेख में पारस्परिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो ये शिलालेख फर्स्ट है। नेक्स्ट है किलंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये है शिलालेख दिया हुआ 13वां शिलालेख है ना।
50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा गया है। तो रानी अभिलेख जो है तीसरा लघु स्तंभ को कहा गया है। अब 51 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठ लिपि में है। तो शहबाज गढ़ी जो है वह खरोष्ठ लिपि में है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिला है। तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में उल्लेख मिला है। अशोक का समकालीन तूर्मय कहाँ का राजा था। ये मिस्र का राजा था। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था। तो एंटीगोन गोनटास था। नेक्स्ट है टालेमी फिलाडेल्फस किसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। कहाँ का शासक था। तो ये मिस्र का शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ये श्रीलंका में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था वह वस्तुतः राजधर्म था। फिलिट दिया हुआ है। अशोक का अपने शिलालेखों में समानतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी। किसने सहिष्णुता उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। अशोक ने की थी। सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था। तो अशोक ने बनवाया था। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। तो ये सांची का स्तूप है। अभिलेखों में से किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय के रूप में किया जाता है। ये बीपीएससी पीवाईक्यू में पूछ चुका है। अशोक ने किया जाता है। देखो अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। इसका प्रमाण क्या है। तो वह देव नाम प्रिय की उपाधि इसका प्रमाण हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस देश ने अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है। तो वह श्रीलंका में नहीं मिला है। मेगास्थनीज का दूध कौन था। तो वो सेल्यूकस था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। तो ये मेगास्थनीज की इंडिका हो जाएगी। इंडिका का मूल लेखा था। तो ये मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। तो इनके पुस्तक का नाम जो वह इंडिका था। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है। तो वह प्राकृत भाषा में है। नंद राजा का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण क्या है। तो वो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71 नंबर पे चाणक्य का नाम क्या था। विष्णुगुप्त था। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। निम्नलिखित में से किसकी तुलना में मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य की पुस्तक जो है वह अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी। ये भी बीपीएससी का पीवाईक्यू है। शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित थी। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। तो ये राजनीतिक नीतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये खरोष्ठ लिपि हो जाएगा। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है। तो ये ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया। तो ये स्तंभों पर किया गया है। मौर्य काल में तक्षशिला में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वारा किन वर्णों के लिए खुले थे। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए खुले गए थे। नेक्स्ट है कालसी प्रसिद्ध है। कालसी जो है वह अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ कि अशोक के शासन काल में बौद्ध स्तंभ किस नगर में आयोजित की गई थी। ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। 82 नंबर क्वेश्चन देखो कि आप मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ये मार्ग निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। गलत। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह नहीं किया था। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सही होगा कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन के लिए विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो मेगास्थनीज का इंडिका हो जाएगा। सार्थक वाह किसे कहते हैं। ये जो सार्थ वाह है ये व्यापारियों के काफिले को कहा जाता है। राजुक थे। तो ये मौर्य शासन में अधिकारी और भूमाप थे। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल और माप का आधारी था। तो ये पौदावाक्ष था। नेक्स्ट देखिए 88 नंबर में कि मौर्यन मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है। तो ये समाहर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। तो ये जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि थी। मौर्य काल में फाइनली हम 90 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया गया था। तो ये किया गया था सीता अध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया गया था।
पंकुद सनिध्रो मौर्य प्रशासन द्वारा किया जाने वाला जुर्माना क्या था? तो ये सड़क पर कीचड़ फैलाने पर था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ये यहाँ पे दिया हुआ अघारिक जो है वो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। 93 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है? तो राज्य का 7वां अंक जो वह मित्र हो जाएगा। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत चूज करना है? तो यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि मौर्य काल में दंड विधान थे। तो ये जो मौर्य काल है उसमें दंड विधान थे, काफी कठोर थे। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो वह तक्षशिला था। मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह जो वह भरूच कच्छ था। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो वो मृत्यु दंड दिया जाता था। अर्थशास्त्र में खानों के अधीन अधीक्षक को कहा गया है, तो वो कारा अध्यक्ष कहा गया है। अब चलिए ये मिलान करने वाला है। तो हड़प्पा की खोज जो है वो आपको दयाराम साहनी ने किया था। हस्तिनापुर की खोज जो बीबी लाल ने किया था। तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने और कौशाम्बी की खोज एनजी मजुमदार ने किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी हमारा मिलान वाला है। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को दिया हुआ, आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। अशोक को जो आपको प्रियदर्शी के नाम से बुलाया जाता है और चाणक्य को विष्णुगुप्त थे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछने की संभावना बढ़ जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य में हो जाएगा क्या सैंड्रोकोटस, बिंदुसार में हो जाएगा अमित्रघात, अशोक में हो जाएंगे प्रियदर्शी और चाणक्य में हो जाएंगे विष्णुगुप्त। ये भी स्टेटमेंट मिलाने वाला है कि अशोक को हम किस नाम से जानते हैं? तो अशोक को हम जानते हैं अशोक को हम देवनाम पिय के नाम से जानते हैं। आपको पता है अशोक को हम देवनाम पिय के नाम से जानते हैं। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त को हम पराक्रम के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट को हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। यहाँ पे तो चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं और स्कंदगुप्त को हम क्रमादित्य के नाम से जानते हैं। अब देखिए 103 नंबर पे कि ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान जो वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने दिया था। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन पे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्याय अस्तित्व में थे। तो एक था धर्मस्थलीय न्याय और एक था कंटक शोधन। धर्मस्थलीय हो जाएगा और कंटक शोधन न्याय हो जाएंगे व्यवस्था। निम्नलिखित मौर्य शासन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो अशोक हो जाएंगे और दशरथ जो वो बौद्ध के अनुयायी थे। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? ये महाक्षत्रक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, तो वो जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कि देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन हो जाएंगे कि जूनागढ़ अभिलेख में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आइए कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है ना वो समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। 109 नंबर पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? मौर्य सबसे पुराना है और बुंदिल बाग प्राचीन स्थान था। ये जो बुंदिल बाग है ना ये प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम राजा था वो बृहद्रथ था। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र कितनी अधिकरणों में विभाजित किया गया? तो ये 12 अधिकरणों में विभाजित किया गया। 113 नंबर क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो ये मौर्य ने शासन किया था। तो फाइनली आप देख सकते हो हमने मौर्य साम्राज्य में 113 क्वेश्चन जो वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपने जितने भी रिवीजन किए थे आप इस रिवीजन टेस्ट से मॉक से आप देख सकते हो, अपना मिलान कर सकते हो कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता और क्या क्या आपकी गलती हुए हैं। जी धन्यवाद। हमारा मौर्य साम्राज्य आज कंप्लीट होता है। आप फिर से जाके घर पे अच्छे से रिवीजन कर लेना।